आप सभी का स्वागत है एक और बिजनेस पॉडकास्ट में। इस चैनल का नाम है इनसाइड द बिजनेस। बिजनेस की सारी बातें, पैसे की सारी बातें इस चैनल पर होती हैं। आज एक और बहुत ही खास गेस्ट मेरे साथ हैं, उनका नाम है राहुल वीरवार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। भैया देखिए, आज इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी ना इनके सक्सेस स्टोरी से और स्ट्रगल स्टोरी से। वो पूरी स्टोरी हम जानेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। हो सकता है आपको भी किसी बात पर कोई एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाए और आप भी उस रास्ते पर चल निकले जिस पर राहुल जी चल रहे हैं। राहुल जी, आप सिर्फ 31 साल के हैं जी, और इन्होंने शुरू कर लिए हैं अपने पिज्जा रेस्टोरेंट के, पिज्जा आउटलेट के 25 फ्रेंचाइजीज, 25 आउटलेट्स। पिज्जा बस्ट के हमारे राइट नाउ भी 25 आउटलेट्स फाइनल हो चुके हैं। शुरू के 1 मिनट में मिल गया ना मोटिवेशन आपको। तो ये सर कैसे शुरू हुआ? हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि ये बदलाव कैसे आया जिंदगी में, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं और अपनी बात भी जो हुई है, आपके पेरेंट्स पापा और मम्मी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। हमारे हिंदुस्तान में बेसिकली भारत में ये रहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जॉब ही कर लो, गवर्नमेंट मिले तो चीज हो गई। मतलब 60 की एज तक कुछ नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफ लाइफस्टाइल हो गई, आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट मेंटेलिटी ये रहती है। हाँ, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये था कि सेफ रह गए हम। तो ये सेफ्टी छोड़ के आप एकदम इस समंदर में कैसे कूद गए? लगभग हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था मई में। Okay. और सितंबर अक्टूबर में हमने फाइनल कर दिया था। मतलब हम 3 पार्टनर्स हैं, गीतेश जी, मनीष जी और मैं। Okay. दे बोथ आर रियल ब्रदर्स एंड आई एम कजिन। Okay. टोटल 3 ब्रदर्स हैं, दोनों मेरे मामा के लड़के हैं और मैं, हम 3 जने हैं। तो हमने सितंबर अक्टूबर में फाइनल किया था हमें बिजनेस करना है। हम काफी बिजनेस से सोच रहे थे कुछ। सितंबर अक्टूबर कौन सा साल का? 2014 का जी। ओके। कुछ मतलब बिजनेस करना ही है, ये हमने फाइनल किया। काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखी, कुछ प्रोडक्शन प्लांट्स देखे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप देखी, बट कायदा क्लिक नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया। कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस से काफी ज्यादा था। देन फिर हमने फूड लाइन का सोचा। तो लगभग दिसंबर के एंड तक, जनवरी स्टार्टिंग तक हमने फाइनल कर दिया हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है, पिज्जा रेस्टोरेंट खोलना है। रीजन बिहाइंड इट, पिज्जा रेस्टोरेंट की मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम्स ये रहती है कि आपको इटालियन शेफ भी रखना है, चाइनीज भी रखना है, नॉर्थ इंडियन भी रखना है, पंजाबी भी रखना है, चाइनीज एक्सवाइजेड, मतलब सब क्यूजीन्स का रखना है। राइट। और हमें एक मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाना था। जैसे काइंड ऑफ पिज्जा है तो इटालियन कंसेप्ट पे ही जाना है, चाइनीज है तो चाइनीज कंसेप्ट पे ही जाना है। तो हमने एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के टूवर्ड्स हम गए। तब तक हमने जनवरी तक हमारा फाइनल हो गया, हमें रेस्टोरेंट करना है। जनवरी 2015 तक 2015 फाइनल हो गया, रेस्टोरेंट करना है। हमने स्पेस सर्च आउट करना चालू किया। लगभग 50 स्पेसेस हमने सर्च आउट की। उसमें हमने 3 शॉर्टलिस्ट की। 3 में फिर हमें ये बेस्ट ऑफ बेस्ट लगी, अपोजिट बीएन गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में। ये हमारा फर्स्ट एंड हेड आउटलेट है। राइट जी। तो ये हमने फाइनल की। जो प्रॉपर्टी बिल्डर थे उनसे हमने फाइनल की, जो भी नेगोशिएशंस हुए करके हमने फाइनल कर दी। फरवरी में हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और लगभग मई मिड तक हमारा कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन। 23 मई 2015 को हमने फर्स्ट डे था हमारा रेस्टोरेंट रनिंग के लिए। लेकिन इस गैप में, ये जो पीरियड था पूरा, इसमें चीजें इतनी स्मूथ तो नहीं चली होंगी। इन बिटवीन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीए हायर किया, हमने नाम सर्च किए, लगभग 40 से 50 नाम हमने सर्च किए, शॉर्टलिस्ट किए नाम। सीए को बताया, सीए बताता गया ये ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई ऑब्जेक्टेड नेम्स हैं। तो इन बिटवीन फिर काफी नाम सर्च करके हमें पिज्जा बस्ट एक नाम, यूनिक नाम भी लगा, अच्छा भी लगा और जो एट्रैक्टिव नाम भी लगा कि ठीक है, शॉर्ट स्वीट एंड गुड नेम। ओके। फिर हमने उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया। आज हम रजिस्टर्ड मार्क की और पहुंच चुके हैं, उसमें भी ये भी हो चुका है। इस बिटवीन हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट हमने एक कैलकुलेशन निकाली कि हमें 30 से 35 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। तो 70% हम तीनों ने अपना ओन लगाया, 30% हमने मार्केट से लिया। ओके जी, ऑन इंटरेस्ट हमने मार्केट से लिया। तो ये तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मार्केट वाला तो बहुत भारी पड़ता होगा। हाँ, लगभग 1 to 1.5% मंथली हमने इंटरेस्ट पे लिया इसको। हाँ। 30% अमाउंट को, रिमेनिंग मदद मेरे पर्सनली, मेरे इसको मदर फादर की हेल्प मिली, कुछ मेरा सेल्फ ऑन सेविंग थी और बाकी इंटरेस्ट लिया और फिर हमने बिजनेस रनिंग चालू किया। ओके, आपने बिजनेस शुरू किया, मदर फादर से हेल्प भी ली, फाइनेंस भी लिया, मार्केट से भी उठाया। ये तो हुई आपकी रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने की वहां से जर्नी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आपके पीछे चलें, 10th में या 8th क्लास में,
उस वक्त आप कैसे थे, एजुकेशन में आप कैसे थे, फिर Education- कैसे आप बिजनेस की तरफ, यार बिजनेस करना है, मुझे वो एक पॉइंट समझना है कि बिजनेस करना है, ये आपने घर वालों के साथ या खुद को ऐसे कैसे राजी किया? एजुकेशन तो बैक बेंचर थे। लास्ट और सेकंड लास्ट हमारी फिक्स थी, हम उसी पे बैठते, वहीं पे पूरी 12th तक हुई। Okay. 12th कॉमर्स ग्रेजुएट थे, केंद्रीय विद्यालय प्रताप नगर से कॉमर्स किया, फिर बीकॉम किया, एलएलबी किया, एमबीए इन फाइनेंस किया। हाँ, तब तक लगभग 23 की एज में बिजनेस चालू हो गए। तो 21-22 से 22 लगभग मिड से मदर फादर को कि बिजनेस करना है, पर पापा का ये था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। बट फिर मदर फादर से बात की, दोनों ने सपोर्ट किया, दोनों ने कहा चलिए ठीक है, आपके साथ सपोर्ट भी है, दोनों ब्रदर्स भी हैं, एक सपोर्ट मिलता ही है। राइट राइट। तो एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए हम। तो हमने मिलके फिर बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा रहा, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चला। कहते हैं भारत में रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं चलता, एक महीना नहीं तो एक साल में बंद हो जाता है, जी। इसके पीछे ऐसा क्यों कहते हैं लोग? 60% पे आर्टिकल पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया या शायद हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, 60% रेस्टोरेंट्स एक साल में बंद हो जाते हैं। हाँ, और 80% रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं एक से मतलब 1+ ईयर से 3 ईयर तक। 1 से 3 साल तक में 80% रेस्टोरेंट, और एक साल के अंदर 60%। रीजन बिहाइंड इट, जो बिजनेस रेस्टोरेंट खोलता है वो ये सोचता है कि ये रेस्टोरेंट इज अ पैसिव इनकम, फ्रॉम डे फर्स्ट ये मेरे को अर्न करना देना चालू कर देगा। आज मैंने खोल दिया, कल से मेरी अर्निंग चालू, मैं आराम से घर पे सोऊंगा। ऐसा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको जमाना पड़ेगा, आपको कस्टमर को सुनना पड़ेगा, टेस्टेस में चेंज करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग कैपिटल नहीं रखते। 30 लाख था, लगा दिया, वर्किंग कैपिटल रखा ही नहीं। अब रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा? फर्स्ट मंथ लॉस हो गया 50,000 का, 50,000 आपने जेब से कहीं ना कहीं से रख दिए। अब आपको उस अगला महीना रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। सही बात। आप क्रेडिट पे कब तक लाओगे? 2 दिन 3 दिन, क्रेडिट भी नहीं मिलती है, इतनी नहीं मिलती है, नए रेस्टोरेंट पे नहीं, नए ब्रांड्स पे नहीं मिलती है। आपको 3 से 4 महीने का सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा, अलग से साइड में कैपेक्स रखना पड़ेगा, आपको कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी। मेन चीज है कॉस्टिंग कम, क्वालिटी और टेस्ट अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 100-200 आइटम्स रख दी। आइटम्स एक मिनिमम आइटम्स रख के, मिनिमम मीन्स की एक बंच ऑफ आइटम्स, जैसे पिज्जा में आपको 10 आइटम्स रख दिए, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, कॉफी हो गई, ये रख के एक आप चालू कीजिए। और कस्टमर्स मतलब जो ऑनर है उसको पता होना चाहिए कि मेरी ये चीज कितने में पड़ रही। जैसे एक हमारे कोई थे फ्रेंचाइजी होने थे, उन्होंने हमसे बिना कंसल्ट किए एक कॉम्बो स्टार्ट किया। कॉम्बो में दिया एक कोल्ड कॉफी, एक पिज्जा और एक फ्रेंच फ्राइज। उसकी प्राइस उन्होंने रख दी 100 रुपीज़। तो हम विजिट करने गए, हम खुद भी विजिट करते हैं, हर 3 महीने में हम भी हर आउटलेट विजिट करते हैं। ओके। तो हम ऑडिट करने गए, हम तीनों भाई गए। तो हम गए, वो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा आउटलेट पिज्जा बस्ट का, हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखा। तो हम ऊपर गए, सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ही पूछा कि आपने ये कॉस्टिंग निकाली? बोले नहीं क्यों नहीं निकाली? हमने उनको कॉस्टिंग निकाल के हैंड टू हैंड बताई कि आपको पर 175 रुपए का रहा है और आप इसको 100 रुपए में बेच रहे हो, उल्टा नुकसान। 75 रुपए तो आप कस्टमर को जेब से दे रहे हो। तो ये बेसिक चीज रेस्टोरेंट में सबसे पहली चीज मैन पावर, कॉस्टिंग आपको पता होनी चाहिए, कॉस्टिंग कैसे कम करें ये आना चाहिए, टेस्ट कैसे दें मिनिमम कॉस्टिंग में। स्टाफ आपको ज्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है। जहां आपकी नीड 10 है तो आप 11 रखिए। ऐसा नहीं कि आप 20 रख दिए कि मैं सर्विस क्विक सर्विस दूंगा, ऐसा नहीं। जो चीज रोटी बनने में 10 मिनट लगेगा तो लगेगा, पिज्जा बनने में 15 मिनट लगेगा, भले आप 25 स्टाफ रख लो या 5 रखो, सही बात है। जो बेकिंग टाइम है उतना लगेगा ही लगेगा। इसलिए एक एफिशिएंट स्टाफ होना जरूरी है, न कम न ज्यादा। कम रखेंगे तो आप सर्विस टाइम पे नहीं दे पाएंगे, ज्यादा देंगे तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी, राइट। आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, एट द एंड आपको बंद करना पड़ेगा। तो अब जहां इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी चीजें आपने फाइनल करी और आप हैं इसमें 3 पार्टनर, मेरा अगला सवाल ये है, ज्यादातर लोगों से भारत में कहा जाता है कि भैया पार्टनरशिप नहीं चलती, 2 की नहीं चलती, आप तो 3 है, तो और तीनों भाई हैं। तीनों भाई हैं। तो ये पार्टनरशिप कैसे चलती? कभी अप डाउन होती है, कभी लड़ाइयां होती है, मनमुटाव होते हैं कि यार ये वाली चीज नहीं, ये वाली चीज नहीं। मैं सुनना चाहूंगा रेस्टोरेंट का आउटलेट फाइनल करने से लेकर। देखिए, अप एंड डाउन तो होना जरूरी भी है। अगर जहां अप एंड डाउन हो ही नहीं रहे, वो कैसी बिजनेस और कैसा क्या कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि हर चीज स्मूथली चल रही है, कुछ अप एंड डाउन तो होता ही है। तो जैसे तीनों में कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, वो नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स की, जैसे ठीक है, सबसे पहले हमारा तीनों का वर्कलोड डिवाइडेड है। एक जना फ्रेंचाइजी देखेगा, एक जना मार्केटिंग देखेगा, एक जना परचेज देखेगा, एक जना स्टाफिंग देखेगा, और तीनों बाकी हम तीनों जो कंबाइंड है, हम तीनों का
टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग देखते हैं, कुछ नया इनोवेशन करना है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, कुछ डिटेक्ट करना है, वो हम तीनों मिलके देखते हैं। किसी चीज में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ नया इनोवेशन करना है, फॉर एग्जांपल कोई नया पिज्जा लाना है हमें, तो उसमें किसी एक चीज की हाँ होती है, किसी दो की ना होती है। कभी ऐसा होता है कि दो की ना है, एक की हाँ है, वो भी फाइनल हो जाता है। तो वो हम ये करते हैं कि सबसे पहले तीनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आपकी हाँ है तो क्यों है, और आपकी ना है तो क्यों है। फिर उस हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करके, जो जिसके ज्यादा प्रोज आ रहे हैं ओवरऑल करके, और उस चीज को हम फिर डिसाइड करते हैं। और रही बात भाइयों की, तो हम भाई की जगह भाई रहते हैं, फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड्स बने रहते हैं। इस वजह से हमारी टचवुड पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप और ब्रदरहुडशिप तीनों बहुत अच्छी स्मूथली चल रही है। ये जितना आसान इसे बोल देना उतना आसान है नहीं, इसके लिए बहुत ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है। अपना ईगो जो है, कहते हैं बिजनेस में ईगो लाना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए। ये है सबसे मेन काम की बात। आप चाहे भाई हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो नहीं हो सकता। हमारा एक रूल है, जैसे मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली ने डिनर किया, राइट, जैसे बिल बना अगर 100 रुपए, तो 100 रुपए मैं वो कैश में रखूंगा, गले में रखूंगा। भली बिल बना 5,000 रुपए, तो मैं कैश में रखूंगा। ऐसे ही दोनों पार्टनर का भी रूल है। आपने एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी, आप मेरे गेस्ट बन के आए, आपको मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, तो बिजनेस के टुवर्ड्स हम ये है कि हमें नहीं, बिजनेस के प्रति आपको लॉयल रहना पड़ेगा। सही बात। आज हम 3 पार्टनर हैं, मैं मेरे गेस्ट को बुलाता दूं, फ्री में खिलाता दूं, तो सामने वाला सोचेगा कि यार ये तो खिला रहा है, अब बिजनेस कैसे चलेगा। तो हमने एक रूल बना रखा है, तीनों इसके लिए टुवर्ड्स बिल्कुल लॉयल है। 10 रुपए भी रखा है तो 10 रुपए हम गले में रखेंगे, एट दी एंड वो आ तो हमारे पास ही रहा है। हम अपने बिजनेस के साथ कैसे लॉयल नहीं रह सकते। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि आपके बिजनेस की तरफ टुवर्ड्स लॉयल रहना जरूरी है। आप कुछ भी ले रहे हैं, हम मेरे घर पे कुछ पार्सल ले जा रहा हूँ तो मैं उसमें रखूंगा, मेरी फैमिली आ रही है तो मैं वो पेमेंट करूंगा, मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनसे पेमेंट नहीं लेके, अगर मेरे को किसी कुछ कहीं होता है, अपन ओब्लाइज हो जाते हैं, आप मेरे बहुत अच्छे बचपन के फ्रेंड हैं, आप आए हैं, तो मैं आपसे पेमेंट नहीं लूंगा, मैं ओब्लाइज हूँ उस जगह, वो पेमेंट मैं बाद में रखूंगा। ये हमारा रूल है। मैं कई बार ऐसे सोचता था, मैं कहा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अरे नहीं नहीं सर रहने दो करते थे, लेकिन भाई वहां से प्रोडक्ट तो निकल के टेबल तक आया ही है। कॉस्टिंग लगी है, स्टाफिंग लगी है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है, हर चीज लगा है, मैन पावर लगी है, आपकी खुद की मेहनत लगी है। हाँ, तो मतलब उस वक्त वहां पे जो मुझे अटेंड कर रहा है वो कैश रखता ही रखता है, वहां पे जाता ही जाता, उसका बिल बनता ही बनता है। वो भले मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी आप कहेंगे एज अ गिफ्ट दिया है। ये हमारा रूल है फ्रॉम डे ऑफ फर्स्ट। समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। ओके, आपने कहा कि फूड बिजनेस में आपका इंटरेस्ट था, आप आए, आपने इतनी रिसर्च करी, शायद 1 साल या 2 साल 6 महीने, जितना भी रिसर्च किया होगा आपने, जो भी टाइम किया होगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी फूड बिजनेस की जिसने आपको मोटिवेट भी किया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको लगता होगा कि यार फूड बिजनेस में ये भी होता है। तो मैं वो डार्क साइड जानना चाहता हूँ फूड बिजनेस की। फर्स्टली डार्क साइड फूड रेस्टोरेंट में 2 चीजें आती है, मैन पावर, 3 बेसिकली कह देंगे, मैन पावर, क्वालिटी एंड टेस्ट। ओके, मैन पावर अगर आपके पास ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, आपकी कॉस्टिंग को ओवरहेड कर रहा है, और कम है तो भी प्रॉब्लम है, कस्टमर प्रॉब्लम होके जाएगा। आपको जो एक पिज्जा 15 मिनट में बनने में टाइम लगता है, वो आप 20 से 22 मिनट में डिलीवर करोगे। कस्टमर को 7-8 मिनट ज्यादा वेट करेगा तो कस्टमर एक मेंटली इरिटेट होगा, यार इतना क्यों टाइम, आप यहाँ पे मेरे को 15 मिनट के गए, आप मेरे को ला 25-30 मिनट में दे हो, उसमें भी सर्विस में दी दे, रिपीट में प्रॉब्लम। तो मैन पावर सबसे बड़ी। सेकंड, क्वालिटी, आपको चीज अच्छी देनी है, अफोर्डेबल प्राइस में देनी है। ऐसा नहीं कि अच्छी के चक्कर में आप 100 रुपए की चीज को 1000 में बेच रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहे हो। एक प्रोडक्ट बैलेंस रखना है, क्वालिटी के साथ देना है, हाइजीन के साथ आपको देना है। थर्ड, टेस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे जरूरी है टेस्ट। आपका इंसान फूड आता है तो सबसे पहले आंखों से देखता है, टेम्पटिंग लगेगा तो खाएगा, बाकी नहीं खाएगा। फूड में सबसे बेसिक, सबसे डार्क साइड्स और सबसे बेसिक चीज यही है, जो अपन ने इसको फॉलो कर लिया तो वो रेस्टोरेंट नहीं बंद होगा, काफी अच्छा चलेगा। मैन पावर, क्वालिटी विथ हाइजीन एंड टेस्ट। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा कि यार ये है तो नॉर्मल सी चीज, इसका भारी भरकम नाम रख देता हूँ, जैसे फ्रेंच और इटालियन में होता है तो हो सकता है चल जाए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है, काफी लोगों ने रखा भी है। एक ने, किसी ने 30 इंच का बर्गर लॉन्च किया। हाँ। ये कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस ही इंडिया में, उसने नाम उसका रख दिया लंबू बर्गर।
अच्छा। एक ने कोई उसमें 2-3 बर्गर पेटी डाल दिए, 2 बर्गर साथ में रख दिए, नाम रख दिया झगड़ालू बर्गर। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बेसिक टेस्ट पे मेंटेन रखे, क्वालिटीज के साथ हम कैसे बेटर कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं उस पे हमने फोकस किया। नाम हमने बिल्कुल बेसिक, कस्टमर को नोन में रह जाए, नेक्स्ट टाइम आए भैया मेरे को वही पिज्जा दो, मेन्यू देखने की जरूरत नहीं पड़े। राइट। अभी आपने कहा कि जो हमने पैसों की बात करी कि कैश तो हम फ्लो चलता ही रहता है, एक बिजनेस में फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? मैं फूड बिजनेस या होटल बिजनेस या ट्रेवल बिजनेस उसकी बात नहीं कर रहा, एक बिजनेस में फाइनेंस कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बेसिकली सर एक्चुअली क्या होता है, रेस्टोरेंट बिजनेस या कोई भी बिजनेस होता है तो अपन जैसे पहले पेपर पे वर्क करते हैं। कोई भी नया बिजनेस चालू, जैसे हमने रेस्टोरेंट बिजनेस चालू किया, पेपर पे वर्क किया कि इतना खर्चा आएगा, एक्सवाइजेड फर्नीचर का इतना, लाइटिंग का इतना, मैन पावर का इतना, मैन पावर अकोमोडेशन का इतना, आपका इंटीरियर का इतना, एक्सवाइज सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको 6 महीने आपको ये पता होना चाहिए आपका बिजनेस का ब्रेक इवन कब आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले महीने आपको प्रॉफिट दे देगा, पहले महीने आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए 3 महीने में लॉस में रहूंगा, 4th मंथ ब्रेक इवन में आएगा, 5th मंथ में को प्रॉफिट में आना चालू होगा। तो 4 महीने का आपको रनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रनिंग कैपिटल होनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि रेस्टोरेंट को ये सोचते हैं कि पैसिव इनकम है, मैंने आज खोला कल से मेरे को पैसा देना चालू करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रेक इवन पता होना चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल रखनी जरूरी है। वर्किंग कैपिटल मेरी कब तक आएगी ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि 3 महीने में प्रॉफिट में आऊंगा, 3 महीने तक मेरे को इतना खर्चा होगा, हर महीने 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितना मेरे को जेब से रखना है उतना होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उसके पास 40 लाख 40 लाख ही बिजनेस में डाल दिया, बाकी 3 महीने आप लॉस में रहोगे तो आप क्या करोगे? कोई भी बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिट में नहीं आता है, धीरे धीरे ग्रो अप करता है। फर्स्ट सीढ़ी, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी चढ़ेंगे, तब जाके अपन 10वीं सीढ़ी तक पहुंचेंगे। पहली से ही 10वीं पे जाएंगे तो अपन गिर जाएंगे। राइट। तो आप जो है, अब मुझे पता नहीं सर मैं इस सवाल को कैसे पूछूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने लगाया, मान लीजिए आपके महीने का खर्चा है 100 रुपए, है ना, तो कितने 100 रुपए से ऊपर 140, 150, 200, 250 कितने जब आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार इस बार मैं प्रॉफिट में हूं और इस बार तो मेरा खर्चा ही नहीं निकला है, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? सबसे बड़ी बात कि इसमें डे टू डे स्ट्रगल क्या रहता है आपका? जैसे आप मान लेते हैं कि आप तीनों पार्टनर्स में से आप परचेज करते हैं, तो कई बार परचेज की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, लेबर के भी रोज की माथाफोड़ी है और कस्टमर को भी संभालना है। तो ये 3 चीजें हैं एक बिजनेस में, आप ये 3 चीजें कैसे मैनेज करते हैं? डे टू डे के स्ट्रगल की पहले अपन बात करें तो जैसे रेस्टोरेंट जब हमारा 2015 मई में 23 मई 2015 को जब हमारा ओपन हुआ तब हमें इतना नहीं, हर चीज की नॉलेज नहीं थी। देखिए इंसान चल चल के ही सीखता है। तो स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग हम 5, 5:30 बजे सवीना सब्जी मंडी जाते थे, हम तीनों जाते सब्जियां लेके, रात को हमें जो हमारा किचन सुपरवाइजर था उससे हम नोट कराते कितनी क्या चाहिए, इतनी क्यों चाहिए, किसमें चाहिए, हर चीज लिखी जाती। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हम मंडी जाते, मंडी पे एक हर चीज का मोल भाव करके गाड़ी में डाल के रेस्टोरेंट छोड़ के सब्जियां फिर हम घर जाते हैं। बेसिकली ये दूसरी चीज इसी में चीज को लेके हो गई। वैसे चीज के ब्रांड्स 2-3 ही थे उदयपुर में, बट फिर भी किसकी प्राइस क्या है, कौन कितना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, वो हमें लॉन्ग टर्म पे दे पाएगा कि नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि आज दे दिया कल मना कर रहा है, परसों वापस कह देगा मैं दे रहा हूँ, फिर 3 सप्ताह तक आपको देगा ही नहीं। ऐसा काफी बार होता है जिसके स्टॉक उसके पास नहीं होता है पर अपने को बड़ी बड़ी बातें करके कमिटमेंट अपन से कर लेता है। ये चीज, ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड थिंग, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हमारे रेस्टोरेंट में बेसिस, पिज्जा बेस हो गया, ब्रेड हो गया, सॉसेज हो गई, ब्राउनी हो गई, हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा जी, एवरीथिंग हमारे यहाँ पर, प्लस हमारे जो अलग से चॉइस आउटलेट्स होते हैं, हर आउटलेट पे वहीं पे इन हाउस प्रोडक्शन होता है। तो ये इन हाउस प्रोडक्शन आपने अभी से शुरू किया है? शुरू से? फ्रॉम डे फर्स्ट। ओके, फ्रॉम डे फर्स्ट। तो उसको लेके कभी ऐसा होता था कि कुछ मैदे की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ ऐसा हो गया कि स्टॉक कम बन गया, कभी स्टॉक ज्यादा बन गया। हम देते थे फ्रेश, आज सुबह बना शाम को। पिज्जा बेसिस की बात करें जी, पिज्जा बेस वैसे शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन होती है, पर हमारा ये टारगेट है कि सुबह बना इवनिंग तक फिनिश होना चाहिए। नेक्स्ट डे आप वापस अर्ली मॉर्निंग नया प्रोडक्ट आप बनाओ। 100 पीस बनाने 100 बनाओ, 120 बना तो 120 बनाओ, एक्सपायरी स्मॉल मीडियम लार्ज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो। स्टार्टिंग में ये हुआ, कभी हमने फर्स्ट जैसे हमने स्टाफ को ये कम्युनिकेट कर दिया था मैनेजर के थ्रू, इतना ही अपने को रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेस्टेज चलता है, 3 to 5% वेस्टेज हम कैलकुलेट करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 बेच देंगे तो 100 ही वो बनाएगा,
ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं, वेस्टेज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो हमने कभी ऐसा होता था हमने जैसे 100 किया तो वो 90 बना पाया, तो क्यों बना पाया, क्या प्रॉब्लम हुई। कभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्टेज आ जाता था, कभी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। हम भी नए थे, मशीन नहीं ली थी, मशीनें महंगी भी ली थी। आज हमने ये कर दिया कि एक हम मशीन मैन्युफैक्चर हमारा फिक्स्ड है, वो हमारे हिसाब से जो मशीन हम दूसरी फ्रेंचाइजी या जो भी है, टोटल रेस्टोरेंट बिजनेस सेटअप करने में जो 25-30 लाख की मशीन लेते हैं, हम उस मशीन को पूरा हमारे हिसाब से बना के अच्छी क्वालिटी में बना के 10 लाख में हम नहीं फ्रेंचाइजी को दे देते, 10 लाख में। और बाकी दूसरे आउटलेट्स 25 से 26 लाख रुपए लेते हैं, हमने वो 15 से 16 लाख रुपए बचाए। टोटल 30 लाख में तो अब आज हम 1300 स्क्वायर फीट रेस्टोरेंट सेटअप कर देते हैं। आप हमें 1300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया देंगे, 30 लाख रुपए देंगे, हम उसमें आपका पूरा रेस्टोरेंट सेटअप करेंगे, जिसमें इंटीरियर, इक्विपमेंट्स, स्टाफ, फर्नीचर, लाइटिंग, एवरीथिंग, कटलरी, सब कुछ कंप्लीट आ गया। इसमें फ्रेंचाइजी फीस आ गई हमारी A to Z, मैन पावर, मैन स्टाफ, यूनिफॉर्म, सब कुछ A to Z ये कंप्लीट आ गया। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि मशीनें हमें कॉस्टिंग महंगी पड़ी। क्यों महंगी पड़ी, इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, हमने वो चेंजेस किए। A to Z पहले पूरा पेपर पे किया, फिर हमने काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे, फिर हमने अपना एक पर्सनल मैन्युफैक्चर 2-3 जगह हम बनवाते हैं गुजरात में, अहमदाबाद, राजकोट एंड सूरत। उनसे हमने टाइप्स किया कि हमारे SOPs है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमें इस हिसाब से बनाने हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, इतने वॉट का इसमें ये चाहिए, सब कुछ हमने फाइनलाइज करके वो डिसाइड कर लिया। थर्ड थिंग हमारी मैन पावर से रिलेटेड ये है कि कोई स्टाफ आया, हमने हायर किया। रेस्टोरेंट लाइन में ये रहता है कि स्टाफ अकोमोडेशन, फूड एंड अकोमोडेशन हमें देना पड़ता है। अच्छा। कंपनी को, रेस्टोरेंट ओनर को, सब जगह होटल एंड रेस्टोरेंट में ये एक है, स्टाफ अकोमोडेशन ओनर को देना पड़ता है, यानी ये खर्चा एक्स्ट्रा है। हाँ, फूड एंड अकोमोडेशन। तो कोई स्टाफ आया, हमने हायर किया, एक दिन काम किया, अगले दिन बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को मौसम अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को रहने के लिए जो अकोमोडेशन हाउस दे रखा है हमने, वो अच्छा नहीं लगा, किसी को लोकेलिटी अच्छी नहीं लगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि आपने उस स्टाफ को बुलाया अगले 2 साल का आगे फ्यूचर प्लानिंग करके, और वो 2 दिन में ही जा रहा है। वापस आपको उसके बैकअप को बुलाने के लिए कम से कम 8, 10, 15 दिन लगेंगे। तो 10-15 दिन आपको सफर करना पड़ता है। दूसरे स्टाफ को आपको बोलना पड़ेगा तुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, हर कस्टमर प्रॉब्लम में नहीं हो, कस्टमर को सर्विस टाइम पे मिले, टेस्ट टाइम जो अपना मेंटेन हो रहा है उससे बेटर ही मिले या फिर वो ही मिले। तो वो छोटी छोटी चीजें मैनेज करनी। तो जैसे जम्मू में हमारे 2 आउटलेट हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर, तो स्टाफ पहले जाने में घबरा रहा था, काइंड ऑफ जम्मू एक वो है कि नहीं, सही बात है, लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं टेरिटोरियल स्टेट है, या फिर कुछ पार्ट में उसमें वहाँ पे है। पूरा जम्मू कश्मीर में पूरा ऐसा कुछ नहीं, कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे कुछ न्यूसेंस एक्टिविटी है, बाकी पूरा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा है। तो स्टाफ जाने में बट ऑब्वियस है घबरा रहा था कि हम वहाँ वो नहीं तो उनकी फैमिली मना कर रही थी कि नहीं वहाँ काम नहीं करना, तुम वापस गाँव आ जाओ, ये कर लो। तो ठीक है, उनको थोड़ा सा कन्विंस करना, उनको ये कहना कि तुम जाके 10 दिन काम करो, नहीं समझ आए तो वापस आ जाओ, तुम्हारे रिप्लेसमेंट भेज देंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है। कभी चलिए ये सब तो चल ही रहा है, उसके बाद भी जब क्लाइंट आता है, 90% क्लाइंट होते हैं जो ठीक है भैया होता है, कभी कभी होता है तो चल जाते हैं, वो इग्नोर करके चल देते हैं। उनका क्योंकि फेवरेट होता नहीं, यार तो मेरा पिज्जा बस तो मेरा फेवरेट है, मतलब होता रहता, 19-20 कभी हो जाता है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जानकर के कभी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या फिर बिल माफ करवाना चाहते हैं कि इतना हंगामा करूंगा, तो क्या कहते हैं सर रहने दीजिए आप जाइए। ऐसे कभी क्लाइंट मिले हैं? होता है काफी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुआ है ऐसा हमारे साथ कि जैसे आप आए आपकी फैमिली के साथ, आपकी किड को भी लेके आए। अब कुछ कस्टमर्स होते हैं, कुछ मतलब 5 से 7% कि नहीं मैं बच्चे का पेमेंट नहीं देना चाहूंगा। कुछ छोटे हो तो हम खुद रिवाइव कर देते कि नहीं ठीक है चलिए कोई इशू नहीं, आप मत दीजिए। बट कुछ तो नहीं कि मैं दूंगा ही नहीं। मैं उनको बोला कि आपके किड्स का चार्ज लग जाएगा, जो आपका बच्चा है उसका किड्स का चार्ज लग जाएगा, हाफ चार्ज लग जाएगा, जो भी एक्सपायर्ड अमाउंट है वो लग जाएगा। बट फिर वो भी ठीक है बैठ गए, फिर हर चीज में उसको निकालेंगे, आपका ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। तो वो एक आइडिया लग जाता है कि ये आइदर या तो डिस्काउंट करवाना चाह रहा है या फिर इसके बच्चे का पेमेंट जो हाफ पेमेंट लग रहा है उस वजह से वो करना चाह रहे हैं। मतलब खुद भी दुखी रह के खाना खाता है, हमको भी दुखी करता है। 2 से 3% ये रहते हैं, बाकी 98 to 99% कस्टमर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। 1-2% हर जगह रहते हैं। अभी भारत में चल रहा है फ्रेंचाइजी,
है ना, कुछ चाय वाले भी अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कुछ पिज्जा वाले भी अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आप खुद 25 फ्रेंचाइजी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जब मुझे आपके बारे में पता लगा था तब आप 23 पर थे, अभी आप 25 पर आ गए हैं, तो इसके लिए भी बधाई आपको। बातों बातों में 2 फ्रेंचाइजी बढ़ गई हैं आपकी। फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है कि वो फेल ना हो, लेने वाले को क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रेंचाइजी उन्हें क्या चेकआउट्स होने चाहिए, उनके लिए डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए एज अ फ्रेंचाइजी ओनर? अपन पिज्जा बस्ट की, जैसे मैं पिज्जा बस्ट की ही बात करता हूँ जी। 2015 में हमने रेस्टोरेंट चालू किया जी। 2016 लगभग सेकंड क्वार्टर तक हमने डिसाइड कर लिया हम फ्रेंचाइजी मोड पे जाएंगे। ओके। क्योंकि हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चल गए थे, एक रेस्टोरेंट रनिंग के लिए क्या इश्यूज फेसेस होते हैं, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। एक ट्रायल एंड रन हो चुका था हमारा पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम 2016 एंड तक हमारी फ्रेंचाइजी के लिए हमने प्रोसेस चालू कर दिया था। 17 स्टार्टिंग में हमने फ्रेंचाइजी दे दी थी। ओके। 2 फ्रेंचाइजी साथ में आई थी हमारी, एक उदयपुर में ही, एक लखनऊ में। ओके जी। तो हमने उसको फाइनल कर दिया। एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हमारी 1300 कारपेट एरिया, 1300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया स्पेस, हमें स्पेस रिक्वायर्ड रहती है। हम कस्टमर से उसका लेआउट मंगाते हैं। लेआउट मंगा के हम जो करते हैं बेसिकली उस पूरे लेआउट को हम स्टडी करते हैं, कहाँ पे किचन बनेगा वास्तु के हिसाब से, ये सब करके उसकी हम 3D डिजाइन करके और फिर कस्टमर को देते हैं। तो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में, पिज्जा बस्ट की फ्रेंचाइजी बिजनेस में एक ये फायदा है कि ट्रायल एंड एरर की आपकी जो संभावना है वो खत्म हो गई। आप ऐसा नहीं कि पहले मैं देख के चलाऊंगा चलेगा या नहीं चलेगा, आपको पता है टेस्टेड मॉडल है, रनिंग मॉडल है, कैसे चलाना है, हमें पता है कैसे चलाना है, कब चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिक सबसे मेन चीज है कि क्या नहीं करना है। एक बेसिकली जैसे पहले एक ऐड आती थी, काटो गोलो लगा लो। हाँ। बालों पे काटता गोलो लगा लो, बस एक हमारा कंसेप्ट भी वही है। हमने अपनी फ्रेंचाइजर्स को ये दे रखा है, मैन पावर हम दे दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 बेसिक चीज, मैन पावर, क्वालिटी एंड टेस्ट, तीनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैन पावर हम दे दें, क्वालिटी हमारा स्टाफ, और टेस्ट हम दे दें। ओके। पिज्जा बेस वहीं पे बनेगा उस आउटलेट पे। जैसे लखनऊ में हमारा खुला, यूपी में खुला, जम्मू कश्मीर में खुला, तो वहां पे पिज्जा बेस वहीं पे आउटलेट पे बनेगा, ब्रेड वहीं पे, लॉफ वहीं पे, ब्राउनी वहीं पे, कुछ सॉसेस वहीं पे। बाकी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मैनेजमेंट हमारा। हम फोको मॉडल पे चलते हैं, फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। ओके। आपने फ्रेंचाइजी लिया, आप ओन करेंगे पर ऑपरेट हम करेंगे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमें आपको प्रॉफिट में ला के देना है। आज आपसे हमारी 5 फ्रेंचाइजी और खुलेगी, हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं। आप चलेंगे तब हम भी ग्रो करेंगे, आपके साथ साथ हम ग्रो करेंगे। एक होता है फोको मॉडल और दूसरा होता है फोको, कोको एंड फोफो। ओके। फोफो की स्पेलिंग फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। अच्छा, आपने उनको बना के दे दिया, नाम दे दिया, फर्स्ट टाइम दे दिया, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, उसमें स्टाफ भी वो हमें देंगे, हम उनको ट्रेन करके दे देंगे, अब सब आपका। ओके जी। तो इसमें कंपनी का नाम खराब होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि वो क्या रहता है कि बेसिकली अब स्टाफ को ट्रेनिंग कर दी, अब स्टाफ हमेशा तो रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी होगी कि 60 साल तक तो भाई हमारा, ऐसा नहीं है। वो दूसरी जगह स्विच ओवर करेगा ही करेगा। तो जो नया आएगा वो कहाँ से ट्रेनिंग लेगा। प्लस इसमें ये रहता है कि मेनली आज स्टाफ आया, अगले महीने भी जा सकता है, 1 साल बाद भी जा सकता है, और 1 दिन बाद भी जा सकता है। तो हमने इसलिए इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। फ्रेंचाइजी अपने हिसाब से लोकल मटेरियल यूज करने लग जाती है। सॉसेज एक 100 रुपए का भी आता है, एक 50 रुपए का भी आता है, और एक 25 रुपए का भी आता है, वो मार्जिन के लिए बस। और फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेटेड जो फोको मॉडल जो हम यूज करते हैं, उसमें ये है कि ऑपरेशंस पूरे हम मैनेज करते हैं, मैन पावर हम ही देंगे। ओके। अगर आपको रखना है तो आप हाउसकीपिंग के रख सकते हैं, आप यूटेंसिल क्लीनिंग के रख सकते हैं, आप कैशियर रख सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कैशियर आप ही को रखना है, जो फ्रेंचाइजी लेगा आपको, मींस की जो फ्रेंचाइजी लेगा। बाकी मैन पावर, किचन स्टाफ हम ही प्रोवाइड करेंगे, मैनेजर हम ही प्रोवाइड करेंगे, डाइनिंग स्टाफ हम ही प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी रूल है। ओके जी। तो जो आपका क्लाइंट हुआ बेसिकली, जो आपसे फ्रेंचाइजी ले रहा है, उसके लिए फोको बेस्ट है या फोफो? फोको बेस्ट है। फोको बेस्ट है उसके लॉन्ग टर्म जाने के लिए। लॉन्ग टर्म भी, प्लस जैसे आपने मेरे से फ्रेंचाइजी ली जी, आपके पास ऑप्शन है, आप फोफो भी ले सकते हैं, फोको भी। अगर आप फोफो लेंगे तो सबसे पहले मैन पावर आपको हायर करके हमें भेजना है। हाँ, फिर आप उसको ट्रेन करेंगे, फिर हम आपको ट्रेन करके हम आपको देंगे। अब आपने
फॉर एग्जाम्पल आपने 15 स्टाफ हमें भेजा, 10 आपके पास रह गया, 5 छोड़ के गया, अब उसका क्या करेंगे आप? वापस 5 कहीं से हायर करेंगे, फिर वो 5 या तो हमारे पास भेजेंगे, हम आप उसको वापस ट्रेन करके आपके पास भेजेंगे। इस बिटवीन ये 2 महीने का पीरियड हो गया, आप 15 की ऑक्यूपेंसी से जहाँ रेस्टोरेंट चला रहे थे आज 10 से ही चला रहे, तो प्रॉब्लम आपके पास आएगी। फोको मॉडल को भी हमने पिज्जा बस ने हमने ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये किया है कि हम टिल एग्रीमेंट, जब तक एग्रीमेंट रहेगा हम मैन पावर रिप्लेसमेंट हम ही प्रोवाइड करेंगे। ओके जी, जैसे आपके यहाँ पे है, आपने हमसे फ्रेंचाइजी ली जैसे आगरा में, तो आपके आगरा में पिज्जा बस्ट खुल गया, हमने आपको मैन पावर भेज दिया 15 का, 6-7 महीने हो गए, 2 स्टाफ कहता है हमें जाना है, तो 2 स्टाफ आपको 1 महीने पहले रिटर्न में लिख के देगा कि हम छोड़ के जाना चाह रहे हैं, वो रिटर्न में आप हमें भेज देंगे। वो जैसे 30 दिन बाद जाना चाह रहे हैं, हम 25 दिन में यहाँ से रिप्लेसमेंट आपका भेज देंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है हमारी तरफ से टिल एग्रीमेंट, जब तक एग्रीमेंट कंटिन्यूस रहेगा स्टाफ और स्टाफ रिप्लेसमेंट हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे मैकडी हो गया या डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट, ये फोको मॉडल पे चलते हैं? इनके कंपनी आउटलेट्स ही हैं। अच्छा, कंपनी आउटलेट्स जी। ये एक मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली इंडिया में, एक कंपनी ने, वो ही पूरा एक छतरी के नीचे सब चलेगा। ओके ओके ओके। नॉट एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, आप मुझे सपोज करिए आपके पास भी पिज्जा बस्ट की फ्रेंचाइजी है या हम XYZ मान लेते कोई फ्रेंचाइजी है आपके पास, तो आपके हिसाब से फ्रेंचाइजी लेते समय क्या क्या चीजें डू एंड डोंट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल एग्रीमेंट कराना चाहिए कंपनी एंड फ्रेंचाइजर के बीच में। ओके। जैसे हम एग्रीमेंट कराते हैं पिज्जा बस्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड और आपने लिया, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट, पार्टी नेम जी, एग्रीमेंट होगा 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स, जो भी टेन्योर होता है उसमें लीगल एग्रीमेंट हो गया, विद नोटरी एग्रीमेंट होगा। फिर उसमें फ्रेंचाइजर से ये पूछना चाहिए कि आप स्टाफ मैन पावर आप देंगे या नहीं, टेस्ट कैसा रहेगा। हमारी तरफ से हर 3 महीने में फूड ऑडिट होती है। ओके। हर आउटलेट पे हमने एक फूड ऑडिट मैनेजर रख रखा है, वो हर आउटलेट पे जाता है, 15-15 दिन रुकता है, वहां पे फूड ऑडिट करता है, खाता है। हाँ, मुझे एवरीथिंग A to Z, मतलब कुछ चीज अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक पिज्जा बनने में हमारी कॉस्टिंग 40 रुपए आ रही है, उसकी मैंने कहा खाता, आपने कहा, मैंने कहा मुझे रख लीजिए फ्री का पिज्जा खाने को मिलेगा जैसे एक पिज्जा की कॉस्टिंग 42 रुपए आ रही है जी, उसकी 45 क्यों आ रही है? अच्छा, 3 रुपए कहाँ एक्सिस कॉस्ट हो रही है, वेस्टेज कितना हो रहा है उसका। जैसे हम वेस्टेज कैलकुलेट करके 3 से 5% वेस्टेज कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है, उससे एक्सीड तो नहीं हो रहा है, बिलो हो रहा है तो वेल एंड गुड, उससे एक्सीड तो नहीं हो रहा है। चीज कैलकुलेशन, चीज कंजम्पशन कितना जा रहा है, एंड सेकंड थिंग सॉसेस सब ब्रांड्स के आ रहे हैं, जो हमने 3 से 4 ब्रांड से टाइप कर रखे हैं, उन ब्रांड्स के ही आ रहे हैं या नहीं। वो हर 15 दिन आउटलेट्स पे रहता है, वहाँ पे पूरा सब कुछ मैनेज करता है। फिर एक फॉर्म होता है, फॉर्म को फिलअप करके दूसरे आउटलेट पे चला जाता है, वापस 3 महीने 2 महीने बाद हमारे हेड आउटलेट पे आता है, ऑफिस आता है, हमें देता है पूरी एक रिपोर्ट बना के, ओके, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जी, और क्या चीज बेटर हो रही है, क्या चीज बेटर कर सकते हैं। उस रेस्पेक्ट में फिर हम अपने यहाँ से जनरल मैनेजर को ब्रीफ करते हैं, वो वहाँ पे मैनेजर को, रेस्टोरेंट आउटलेट मैनेजर को, प्लस जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनसे बात करते हैं, चेंजेस के लिए रिगार्डिंग बात की जाए। मतलब आपका भी एज अ फ्रेंचाइजी ओनर ये रहता होगा ना कि यार वो ज्यादा अगर अच्छा कमाएंगे, अगर वो उनका मार्जिन अगर अच्छे से निकलेगा तो भाई पिज्जा बट्स का भी नाम बढ़ेगा। बिल्कुल, ओके। मार्केटिंग वही देखते हैं, आप देखते हैं? नहीं, दोनों साइड से रहता है। ओके। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब फ्रेंचाइजी फाइनल होती है तब तो हम यही कहते हैं कि 6 मंथ्स की मार्केटिंग हमारे एंड पे कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग आप आपके एंड पे कीजिए। लोकल मार्केटिंग में से न्यूज़पेपर दे दिया, होर्डिंग्स हो गए, FM हो गया, और आप न्यूज़पेपर में लीफलेट्स दे दिए, वो आप आपके एंड पे कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग हम अपने एंड पे करेंगे। ओके ओके। क्योंकि कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, कौन से जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पोस्ट करी कोई एक पोस्ट, ठीक है, अब कांच की ग्लास आपको खरीदनी है, अब आपको राउंड खरीदनी है, ओवल शेप में खरीदनी है, कोई ऐसे शेप में खरीदनी है। जैसे पिज्जा है, खाने के शौकीन सब है, पिज्जा के शौकीन जो हैं उनको हम टारगेट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो इसलिए हम मार्केटिंग अपने एंड पे रखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप हमारे एंड पे कीजिए। लोकल मार्केटिंग टेक्टिक्स हम उनको बताते हैं कि आपको ये करना है, कब कब किस इंटरवल में करना है, ऑफर्स कौन से निकालने हैं, कब निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, वो हम ही बताते हैं, वो भी हम बताते। तो आप मार्केट वाइज रिसर्च भी करते होंगे कि भाई सपोज करिए साउथ में पिज्जा कैसे चलाना है, नॉर्थ में पिज्जा कैसे चलाना है। साउथ में कर्नाटक में हमारे 2 आउटलेट्स हैं, ओके, एक बेलगाम एक नीपाई। तो वहां पे एक्चुअली क्या रहता है, जैसे रेस्टोरेंट 1 तारीख को ओपन हो गया जी, 1 से 10 तारीख तक
नॉर्मल जो बेसिक टेस्ट है वो चलेगा, सैलेड्स का, पिज्जा का। उस 10 दिन में हमारा सेटअप मैनेजर वहां पे रहता है। सेटअप मैनेजर हर कस्टमर से रिव्यू लेगा कि आपको टेस्ट में क्या चाहिए, कुछ स्पाइसी लेवल कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, टेंगीनेस कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, अच्छा है, इसमें क्या आपको प्लस करना है, क्या माइनस करना है। एक लगभग 1000 कस्टमर्स की एक रिव्यू बन जाती है। कुछ 5 पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। पांचों पॉइंट को ओवरव्यू करके किसमें क्या टेस्ट में चेंजेस आए, उसको फिर 11वें दिन से वो उस सिटी में, उस स्टेट में अप्लाई होता है। क्योंकि भारत में हर स्टेट अलग है और हर स्टेट का स्वाद अलग है। स्टेट छोड़िए, सिटी में भी आप यहाँ से आप कोटा चले जाएंगे तो टेस्ट में डिफर आ जाएगा। अच्छा जी। तो किस तरह का है, मतलब उदयपुर का, कोटा का किस तरह का टेस्ट? फॉर एग्जांपल अपन बात करें, उदयपुर में अपन थोड़ा चटपटा प्रेफर करते हैं। हाँ। कोटा में इतना नहीं, वो थोड़ा स्वीट पसंद करेंगे। अच्छा जी। तो कोटा में स्वीट पसंद, वहां पे तो चंबल एकदम भारी नदी, वहां पे तो और चटपटा होना चाहिए। वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स काफी हैं। हाँ। स्टूडेंट्स आएंगे, अब वहां के स्टूडेंट्स नहीं है, सब बाहर के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी लेवल नहीं करके थोड़ा सा सैलेड्स में स्वीट सैलेड्स पसंद है। यानी मैं कोटा की पिज्जा बस में नहीं खाऊंगा मैं उदयपुर वाले में खाऊंगा। ओके। अच्छा, एक आपने ना एक वर्ड यूज किया था, एक जार्गन यूज किया था, ब्रेक इवन। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को और जो यूथ देख रहा है, जो बिजनेस भी जाना चाहता है, वो ब्रेक इवन क्या होता है वो थोड़ा सा समझाइए। जी, ब्रेक इवन जैसे यह रहता है कि आज आपने बिजनेस चालू करने के लिए 30 लाख इन्वेस्ट की जी, वो एक तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ब्रेक इवन हो गया। पे बैक पीरियड, सबसे पहले मैं पे बैक पीरियड बता देता हूँ। पे बैक पीरियड जैसे 30 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट किया जी, 30 लाख इन्वेस्ट को आपको रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो पे बैक पीरियड हो गया। वो हम कमिट करते हैं 9 से 12 महीने। 9 से 12 महीने, राइट। पिज्जा बस्ट ये कमिट करता है कि आज आपने हमसे फ्रेंचाइजी ली किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, तो हम आपको 9 से 12 महीने में आपको पे बैक पीरियड आपका ला के दे देंगे। पूरा आपका जो 30 लाख लगा है, अप्रोक्सीमेट 2-5% ऊपर नीचे चलता है। 12 महीने के 12.5 महीने हो सकते हैं, 1 महीना 1 साल 2 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 1-2 महीने एक्स्ट्रा लगते हैं। एवरेज वो रहता है, वो एक टेंडेंसी। ऐसा नहीं कि 12 महीने के लिए तो फिक्स 12 महीने, 2, 5, 10, 15 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ये पे बैक पीरियड हो गया। ब्रेक इवन ये रहता है कि आपका नो कॉस्ट नो लॉस पे आप कब आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिन के 65 कस्टमर चाहिए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए। ओके। 66वां कस्टमर जो होगा, 66 कस्टमर जो होगा, वो हमें प्रॉफिट लाना दे देगा। टिल 65 कस्टमर हम 64 तक हम लॉस में है, 65 हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए, 66 से हम प्रॉफिट में है ना, हमने कमाई शुरू कर दी जी। अच्छा, जब आप 65वें कस्टमर पर आते हैं तो उसमें आपकी क्या क्या निकलती है? एक तो फूड कॉस्ट निकलती है जी, लेबर निकलती है जी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें आपके खर्चे हुए जी। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट काइंड ऑफ जैसे रेंट आ गया, ओके, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मैन पावर आ गई, दिन के खर्चे जो है आपके, प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगी। फूड कॉस्ट हो गया, छोटे मोटे अलग खर्चे हो गए, डीजल, डीजी सेट, XYZ जो भी हो गया, वो वेरिएबल एक्सपेंसेस में वो भी निकल गया। और 66 से लेकर आगे जितने कस्टमर है वो फिर आपकी उस दिन की कमाई होगी। राइट राइट राइट। तो एक दिन में पहले दिन कितने कस्टमर आए थे और आज कितने कस्टमर आते हैं? काफी मतलब 3x तो मिनिमम हो गया है। पहले दिन जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 कस्टमर्स देखे थे पहले दिन जी, एक एग्जांपल। अच्छा अच्छा। आज हम 300 पे देख रहे हैं। वैसे फर्स्ट डे हमने 79 कस्टमर्स को ग्रीट किया था फर्स्ट डे। अच्छा, 79 जी। कुछ पब्लिसिटी, कुछ मार्केटिंग कुछ करी थी? नहीं, तब हम नए थे, कुछ मार्केटिंग नहीं। हम 3 जने थे, तीनों ने अपने फेसबुक पे लगाया, तीनों की फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, सबने फेसबुक पे लगाया कि आज ओपनिंग है, कल से ऑपरेशनल है, आप आइए। और एक नई चीज उदयपुर में आ रही थी, काफी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। तब हमने 140 रुपए में प्राइस रखी थी लंच की। 160 रुपीज 140 वापस कर पाता मैं 2014 में जाना चाहता हूँ वापस। ओके, तो आपने पहले दिन 79 कस्टमर देखे और आज आप देखते हैं 300 प्लस पर डे जी। तो इस जर्नी को कैसे देखते हैं? काफी मेहनत भी की है हम तीनों ने, प्लस हर टाइम, हर 6 मंथ्स में हम कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं, करते भी हैं। कुछ टेस्ट में चेंजेस लाते हैं नए। आज जैसे हम जो लाइव में 28 स्टार्टर सकते हैं, हमारे पास रेसिपी 150 प्लस की है। ओके। रोटेशनल बेसिस पे चेंज होती रहती है। हाँ। ऐसा नहीं कि 28 के 28 365 दिन रहेंगे, नहीं, बस 150 रेसिपीज डेली चेंज होती रहेगी रोटेशनल बेसिस पे। उसको 150 को 180 कैसे लाना है, रेसिपीज कैसे करनी है, टेस्ट वर्ड्स कैसे अच्छे और करने हैं, कम प्राइसिंग में कॉस्टिंग कैसे कम करनी है,
हाइजीन लेवल मेंटेन रखना है, क्वालिटी मेंटेन रखनी है और टेस्ट अच्छा देना है, उस पर हम काम करते रहते हैं। कभी सोचा था यहाँ तक आ जाएंगे? नहीं, मतलब सोचा था आएंगे, बट भगवान के आशीर्वाद से 25 आउटलेट तक आ गए हैं। 25 तक आ गए रहे। क्या इतना आसान था बिजनेस करना, आपने सोचा था? क्योंकि आसान तो नहीं रहा आसान होगा। तो सोचा भी नहीं था और ना आसान होता है। स्टार्टिंग में तो हम तीनों ही बैठते थे, तीनों कभी कस्टमर से कुछ ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, उसको हमने चेंज किया कि ये चीज इस वजह से अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको हमने चेंज किया। कस्टमर को उसी टाइम हम लाए कि आप बताइए, फॉर एग्जाम्पल गार्लिक ब्रेड हो गई, हमने नए नए थे, कस्टमर को बताया, उन्होंने क्रिस्पी नहीं है, आप रुकिए, क्रिस्पी लाए, कस्टमर को बहुत अच्छी लगी कि जस्ट 2 मिनट ज्यादा बेक करने से वो क्रिस्पी हो गई, वो अच्छा टेस्ट आ गया और कस्टमर भी खुश। हाँ जी। किसी ने हमें कहा कि पिज्जा में स्पाइसीनेस कम है, तो कुछ पिज्जा हमने स्पाइसीनेस जो अच्छे स्पाइसी लेवल है वो इंट्रोड्यूस किए, उनको हमने नेक्स्ट टाइम जब हम आए हमें पता चलिए कि वही कस्टमर जिन्होंने हमें रिव्यू दिया था स्पाइसी, उनको हमने खिलाया, उनको अच्छा लगा, वो अप्रूव किए हमने। कुछ पिज्जा ऐसे थे जो कस्टमर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, उन्हें हम रिजेक्ट कर दिए। कुछ को हमने रिवाइज किया, री इनोवेट किया, फिर री लॉन्च किया। कुछ को हमने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये चीज नहीं करनी। जैसा कि मेरे इस इनसाइड द बिजनेस के बिजनेस पॉडकास्ट का मेन मोटिव, बॉटम लाइन ये रहती है कि जब भी कोई बिजनेसमैन आए तो वो एज अ मेंटोर मेरे व्यूअर्स को, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एज मेंटोर करे, है ना। तो आपका मुझे सीक्रेट बताइए, एक गवर्नमेंट जॉब पेरेंट्स का लड़का जिसने सोचा नहीं होगा, जिसके घर वालों ने ये बताया कि भाई तुम्हें जॉब करनी है, उसके बाद एक बिजनेस शुरू किया उस लड़के ने, और अब वो 25 फ्रेंचाइजी का को ओनर हो चुका है। इसका सीक्रेट क्या है, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, आपको क्या लगता है? और जो आपको यूथ सुन रहा है, देख रहा है, उनको क्या फॉलो करना चाहिए? सर, सक्सेस का सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं, हमने मेहनत काफी की, हमने मेहनत की, हमने अपनी गलतियों से सीखा। ऐसा नहीं कि गलती करके छोड़ दी, गलती हर इंसान से होती है, हमने उस गलतियों को सीखा, उसको रेक्टिफाई किया, फिर वापस री लॉन्च किया। बेसिकली क्या होता है कि इंसान ये सोचता है कि हम ये कर दें, गलती हो गई, चलो छोड़ो उसको, इसको छोड़ो, इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर नहीं, जो आपकी गलती है हमें उससे सीखना पड़ेगा। आप गलती से सीखेंगे तभी आगे जाके आप उसको दोहराएंगे नहीं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। सेकंड थिंग, हमने जैसे फ्रेंचाइजी मोड में देखा, कुछ फ्रेंचाइजी ओनर होते काइंड ऑफ थोड़े इगोइस्ट होते कि नहीं हम तो ये करेंगे नहीं। कुछ फ्रेंचाइजी ओनर एज में भी बड़े होते हैं, वो सोचते कि नहीं ये हमें क्या सिखाएंगे। कुछ होते हैं जो वेल्दी होते हैं कि नहीं इनको, हमें इनसे ज्यादा ज्ञान है, बट उस चीज में हम कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं, तो हमें उनको बोलना पड़ता है। पर उस टाइम भी हम ईगो नहीं रखते। फर्स्ट ऑफ ऑल ईगो नहीं रखना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। उस टाइम भी हम उनको कामली के साथ आपको ये करना पड़ेगा, ये आपके फायदे की चीज है। हमने तो फ्रेंचाइजी दे दी, हमने अपना +1 कर दिया, 25 से 26 कर दिया, 20 से 21 कर दिया। अब उसको रनिंग के लिए हम आपको स्टाफ भी दे दें, सब कुछ दे दें, बट एट द एंड कुछ ध्यान आपको देना पड़ेगा। बट वो कुछ होते हैं इगोइस्ट की नहीं, आप हमें नहीं लर्न करा सकते, आप हमें नहीं सिखा सकते, हम ऑलरेडी ज्ञानी है। हम बोझा मर रहे हैं ज्ञान से। तो मतलब ये बिजनेस भी एक जॉब की तरह है जो आपको पूरा मन लगा के, पूरा दिल लगा के करना पड़ेगा, तभी वो आपको अप्रेजल मिलेगा साल के एंड में। ओके, कोरोना में आपने कैसे निकाला? मैं बहुत ज्यादा वो हो रहा हूँ ग्रीडी, और ज्यादा सवाल पूछ लूं आपसे, इतने सारे। कोरोना बहुत टफ टाइम था। मतलब सबसे बेसिक, सबसे मेन टफ टाइम था होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए। हाँ, जिन्होंने इन 3 इंडस्ट्री ने जितना देखा है उतना किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बाकी सब चीज चल रही थी, जॉब्स चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ग्रोसरी स्टोर चल रहे थे, मेडिकल स्टोर चल रहे थे, बाकी दूसरी चीजें भी चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की शॉप है क्लोथिंग की, वो ऑनलाइन सेल आउट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। सही बात है। हमारे टाइम में हमारे प्रॉब्लम ये थी कि हमें स्टाफ को भी रखना है, हमने स्टाफ को भी रखा, उनको फूड अकोमोडेशन दिया। जी, हमें अपना रेस्टोरेंट का बेसिक लाइट बिल तो आता ही है, जो बेसिक रहता है वो आता था। चलिए वो 10-12 15,000 था, बट फिर भी स्टाफ को सैलरी हमने 50% दी, 100% नहीं दे सकते थे। स्टार्टिंग के 2 महीने हमने 50% दी, उसके बाद हमने कट की, बट वैसे जेब से हम कितना दें। सही बात है। अकोमोडेशन फूड हमारी तरफ से ही था हमेशा। 6-7 महीने टोटल रहा, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉकडाउन को मिला के 7-8 महीने कुछ रहा। 8 महीने हमने अकोमोडेशन हमारी तरफ से दिया, प्लस स्टाफ को हमने, अगर किसी को, सबसे पहले हमने बोला आपको किसी को जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, बाकी हमारी तरफ से नहीं है कि आप जाओ। उनको हमने फूड दिया, अकोमोडेशन दिया, हमने रेंट दिया, हमारा रेंट पूरा हमने
जब बन रहा तो भी हमने पूरा रेंट दिया। स्टाफ रूम हमारा रेंट पे था, वो पूरा हमने उसका भी पूरा रेंट दिया। ओहो। स्टाफ रूम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वो ज़्यादा था, वो दिया। अकोमोडेशन दिया, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसमें कोरोना में आपने कितना अपने जेब से भरा? लगभग फर्स्ट कोरोना जो लॉकडाउन था उसमें हमारा लॉस लगभग नियर बाय 8 के आसपास था, 8 लाख के आसपास था। ओहो। सेकंड में हमारा लगभग 7 to 8 के नियर बाय रहा। फिर लॉकडाउन ओपन हुआ तो भी रेस्टोरेंट्स के लिए ये ओपन किया गया कि 1 बजे तक, 12 बजे तक ओपन है, 12 बजे कौन रेस्टोरेंट आएगा। सही बात है। फिर किया, उसके बाद की डिलीवरी चालू की, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत हुआ। फिर ये किया कि 2 बजे तक भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट 11 बजे ओपन हो रहा है। अर्ली हम कर नहीं सकते, पिज्जा कोई ब्रेकफास्ट में खाने आएगा नहीं। सही बात है। तो जब तक फुल फ्लेश रेस्टोरेंट उन्होंने थर्ड टर्म में फिर 7 बजे तक किया, तब हम धीरे धीरे पटरी पे आए। जब तक फुल फ्लेश पे नहीं हुआ तब तक हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते रहे थे। बट ठीक है, थोड़ा सा हम डट के रहे। ये टफ टाइम था जी, टफ टाइम था ये रेस्टोरेंट्स के लिए, सबके लिए था, पूरे भारत में। ऐसा नहीं कि खाली हमने, हाँ। पूरे इंडिया में हर जने ने, हर रेस्टोरेंट लाइन में, होटल लाइन ने, टूरिस्ट लाइन ने ये चीज देखी। टूरिस्ट लाइन और होटल लाइन ने तो जो देखा वो देखा, लेकिन आज आपने ये पॉडकास्ट देखा और आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो भाई साहब, ये थे राहुल वीरवाल जी आज के हमारे पॉडकास्ट पर। पिज्जा बस्ट के को ओनर हैं, 3 पार्टनर्स हैं भाई, तीनों भाई हैं साथ में। 25 फ्रेंचाइजीज हैं, सिर्फ 31 साल की उम्र में, ये खुद 31 साल के हैं। और इन्होंने जो भी मेंटोरशिप आज के वीडियो में आपको दिया, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। उदयपुर आए तो सर्च करिए गूगल पर कहाँ पर है और अपने जल्दी से वहां पर पहुंच जाइए। ये फ्री का प्रमोशन है सर। एक चीज मैं बताना भूल गया, हाँ। सून हम ग्लोबली भी जाने वाले हैं। पिज्जा बस्ट का आउटले आउट ऑफ इंडिया मेरी 2 जगह पाइपलाइन चल रही है, बात अंडर प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सेकंड प्रोसेस में है हम, एक सिंगापुर में, किर्गिस्तान में। 2 जगह हमारी बात चल रही है। हबीबी। तो मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 मंथ में फाइनल हो जाएगी। तो भैया आप कहीं पे भी जाएं, पिज्जा बस्ट आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा इनसाइड द बिजनेस। इसे जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें।